नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज इंडिया टीवी आपके लिए एक बहुत खास प्रोग्राम लेकर के आ रहा है जो हर हफ्ते आप लोग देखेंगे। इस प्रोग्राम का नाम है सवाल तो बनता है। सवाल उन लोगों से जिनसे सवाल पूछे जाने चाहिए और सवाल भी वो होने चाहिए जो आप उनसे पूछना चाहते हैं। तो मैं उसका जरिया बनूंगा, माध्यम बनूंगा। आज मैं सिवान शहर के अंदर हूं और मेरे इर्द गिर्द बहुत जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है और इस एक्टिविटी के सर्वे सर्वा यहां जो कुछ चल रहा है, एक पॉलिटिकल अभियान, उसे चलाने वाले और एक बिल्कुल नई कोशिश, मैं अगर ये शब्द यूज कर सकूं, भारत की राजनीति में एक अलग ही एक्सपेरिमेंट इस वक्त बिहार के अंदर चल रहा है। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत जी, बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं जानता हूं कि आपकी बहुत व्यस्त यात्रा चलती है। आज प्रशांत किशोर जी की जो आप बैनर देख रहे हैं, जन सुराज पदयात्रा का सीवान जिले का महाधिवेशन हो रहा है और प्रशांत जी रोजाना उठ करके 20-25 किलोमीटर पैदल चलते हैं और मैंने ये सुना है कि अपनी इस पदयात्रा के दौरान पिछले 5 महीना आपको हो गया, 6 महीने से 2 अक्टूबर 6 महीने में आप पटना तक नहीं गए? नहीं, मैं गाड़ी पे बैठते ही नहीं हूँ। गाड़ी पे ही नहीं बैठे? गाड़ी पे पैर ही नहीं रखता हूँ। गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे पैर नहीं रखते। विशुद्ध पदयात्रा है तो पदयात्रा ही कर रहे हैं और गाड़ी का इस्तेमाल करना या बीच में छुट्टी लेना नहीं। जहाँ तक चल के पहुँचते हैं वहीं पर हम लोग रुकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टेंट वेंट आपने लगा रखे हैं रहने के लिए भी? हाँ, इसमें जो लोग हमारे साथ चलते हैं वो भी रहते हैं, मैं भी यहीं रहता हूँ। अच्छा, लेकिन यात्राएं तो और भी हो रही है, उस पर बाद में डिटेल में आपने बात करूंगा। 5 महीने में तो पूरा भारत नाप दिया गया है। आप 5 महीने में 5 जिला चले हैं। नहीं, देखिए, मैं किसी से तुलना तो कर नहीं सकता हूँ। आपकी जो देश में पहचान थी, अभी तक पहचान एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर थी, पॉलिटिकल कंसल्टेंट के तौर पर थी। आप देश के तमाम बड़े नेताओं के साथ मिलकर चुनावी राजनीति का काम करते थे, उनको सलाह देते थे, उनके लिए स्ट्रेटेजाइज करते थे। वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया में आप चार्टर्ड प्लेन में भी चलते होंगे, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठते होंगे, 5 स्टार होटल्स में भी आपकी बैठकें होती होंगी। अब ये कहाँ, मैं समझना जो चाह रहा हूँ, अचानक वो सब छोड़ छाड़ के, बिल्कुल अचानक नहीं छोड़ा है। पजामा पहन के पैदल चलना, गाँव देहात में चलना, मिट्टी कीचड़ में चलना, ये बिल्कुल अचानक नहीं है। देखिए, जो इस पहचान की आप बात कर रहे हैं, उस पहचान को बनाने में भी 10 साल लगे हैं। नया अजब सा एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हैं देश की राजनीति के अंदर। मुझे इतना बता दीजिए, फिर हम इस अलग इंटरव्यू की अगले पहलू की शुरुआत करेंगे। ये जो इतना तामझाम आज यहाँ सिवान स्टेडियम में आपने लगाया है, पीछे इतना बड़ा मंच लग रहा है, यहाँ क्या होने वाला है? ये आज सिवान की जो हम लोग जिले की पूरी जब पदयात्रा खत्म करते हैं तो जितने लोग इस व्यवस्था, इस सोच से जुड़ने की इच्छा, क्योंकि देखिए, जनसुराज कोई दल तो है नहीं, तो इस सोच से जो जुड़ने की जिन्होंने ख्वाहिश व्यक्त की, उन सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा करते हैं हम लोग जिले में, उनको ये निमंत्रण दिया जाता है। मैं आपसे जब मिले तो मेरे एक साथी ने कहा, भाई एक सवाल आप जरूर पूछिएगा प्रशांत जी से, ये आखिरी बार टी-शर्ट जीन्स कब पहने थे? नहीं, टी-शर्ट जीन्स तो मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ जब ऐसा कोई ये तो खाटी नेता वाला आपका लुक है। नहीं भाई, कुर्ता पजामा पहनना और कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता नहीं बन सकता और मैं नेता हूँ भी नहीं और ना मैं नेता बनना चाहता हूँ। आपके साथ हमारा साक्षात्कार था, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए थे, तो वो इस इंटरव्यू के भी साक्षी बने। प्रशांत किशोर जी के साथ जारी है सवाल तो बनता है। प्रशांत जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप मुख्यमंत्री आपने बनाया, अब उस मुख्यमंत्री, उस सरकार के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ भी पदयात्रा प्रशांत किशोर ही निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको शुरू में पहले भी बताया कि ये किसी दल, किसी व्यक्ति के खिलाफ ये पूरा अभियान ही नहीं है। मैं तो उन लोगों में से हूँ जो कह रहा है कि भाई आपने जो किया, पीछे के 25 मुख्यमंत्रियों ने, बिहार के 1965 के बाद से बिहार इज अंडर परफॉर्मिंग द अदर स्टेट्स। हम लोग 65 से दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। 1965 के बाद से 30 अलग अलग सरकारें बनी हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी जो काम किया है उसके लिए उसका साधुवाद है, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूँ। या वो जो करने का दावा कर रहा है उसको भी मैं सही मान लेता हूँ, लेकिन अगर उनके सारे काम को हम लोग सही मान भी लें, उनके दावों को सही मान लें, तो भी इससे तो इनकार नहीं है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा बेकारी, अशिक्षा, भुखमरी और बेरोजगारी हम लोग के राज्य में है। तो कहीं ना कहीं जिस रास्ते पर हम लोग चलकर आ रहे हैं समाज के तौर पे, ये रास्ता तो हम लोग को आगे नहीं ले जा रहा है, तो इसको बदलने की जरूरत है। और ये बदलना किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति के बदलने से नहीं होगा। ये तब बदलेगा जब समाज के स्तर पर लोगों में वो चेतना आएगी और लोग इस बात को महसूस करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। पैदल चल के आप क्या करते हैं? मैं देख रहा हूँ कहीं आपकी फोटो नहीं है किसी भी जगह पर। मैंने आपके बाहर गाड़ियों पर भी जहाँ पोस्टर लगा है प्रशांत किशोर का कहीं नाम नहीं है।
कहीं फोटो नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई है ही नहीं। नहीं तो फिर आप, लेकिन लीड आप कर रहे हैं ना। मैं तो बस एक, मेरी ऊपर वाले ने, एक नियति ने एक मेरे लिए भूमिका तय की है, मुझे इस काम को करना है। ये जो ताकत, ये प्रशांत किशोर का अभियान नहीं है, ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये अभियान है बिहार के लोगों को ये बताने का कि आप में वो क्षमता है, आप में वो विद्वता है, आप में वो अनुभव है और परेशानी आपकी है। इन दोनों चीज को आप जोड़िए। आपकी जो परेशानी है, आपके बच्चों के भविष्य की जो बात है, उस पर, उसको आप समझिए और उस पर आप वोट कीजिए और सही लोगों का चुनाव कीजिए। अब वोट किसको करें? प्रशांत किशोर ने दल तो बनाया नहीं है। बिल्कुल, और आगे बनाएंगे भी नहीं। और वोट करने के लिए हैं कौन? नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, बीजेपी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बिहार की जनता ये भी बता रही है कि भाई हमें विकल्प की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि विकल्प कोई प्रशांत किशोर बनाए, उससे बेहतर है कि आपको विकल्प चाहिए तो आप मिलकर विकल्प बनाइए। आप में वो क्षमता है। थ्योरी हो गई, कैसे प्रैक्टिकल? कैसे प्रैक्टिकलिटी? इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी। जब हम लोग गांव-गांव जाते हैं, आप जो लोग बैठे हैं, जो लोग यहाँ आएंगे, आप देखेंगे हजारों की संख्या में वो लोग आ रहे हैं सामने और वो बता रहे हैं कि हम वो बनाना चाहते हैं। तो उनको नेता कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? उनको नेता बनाने की जरूरत, वो खुद स्वयं में नेता हैं। जनता से बड़ी ताकत नेता की थोड़ी ना है। अगर जनता एक साथ आ जाए तो नेता क्या करेगा? कोई प्लेटफॉर्म तो आपको चाहिए होगा ना? प्लेटफॉर्म लोग खुद ही बनाएंगे, लोग स्वयं से आएंगे और प्लेटफॉर्म बनाएंगे। पार्टी बनेगी? बिल्कुल, अगर सबकी इच्छा होगी तो बनेगी। तो देखिए, जन सुराज जो है ये राजनीतिक दल नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। ये समाज के जरिए एक राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल बने, लेकिन वो दल कोई व्यक्ति, कोई परिवार ना बना के बिहार के लोग मिलकर बनाएं और उसको आगे लोकतांत्रिक तरीके से मिलकर चलाएं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस काम की शुरुआत प्रशांत किशोर कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस चीज को अपना कंधा दे रहे हैं, जन स्वराज अभियान, वहां से लोग चुन करके आप लोगों को निकाल रहे हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को उभार रहे हैं, तो उससे प्रशांत किशोर अलग तो नहीं हो जाएंगे? तो रहेंगे तो ऊपर प्रशांत किशोर ही। जैसे हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट हो गए, गांधी परिवार तो गांधी परिवार है ना। यही आपकी गलती है। ये जो पूरी जो जन स्वराज की सोच है, ये आजादी से पहले इस देश में कांग्रेस की एक व्यवस्था थी। आपने देखा होगा, इस देश में जितने भी आजादी के बड़े लीडर हम और आप जानते हैं, ज्यादातर लोग कांग्रेस के मन से जुड़े थे। वो आपने और हमने कभी सोचा कि वो कांग्रेस से क्यों जुड़े थे? अलग अलग विचारधारा के लोग, उसमें कोई नरम दल था, कोई गरम दल था, किसी का हिंसा में विश्वास था, किसी का हिंसा के माध्यम में भी विश्वास था। अलग अलग विचारधारा और काबिलियत के लोग एक साथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आजादी की लड़ाई में लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म थी जो ये मौका देती थी हर उस व्यक्ति को जो उससे जुड़कर आजादी के लिए कुछ करना चाहता था। जिसकी जो क्षमता थी उसके अनुसार उसको काम करने का अवसर मिला। कोई आदमी गांव में प्रभात फेरी निकालता था, कोई अखबार निकालता था, कोई रेलवे लाइन उखाड़ता था, कोई असेंबली में जाकर बम फेंक कर आया, कोई हिंसा का पाठ पढ़ाया। ये जरूरी नहीं है कि वो सब कांग्रेस के दल के सदस्य हों या कांग्रेस के हर लीडर, किसी एक लीडर के अंदर काम करते थे। हर साल आप जो कह रहे हैं ये होगा कैसे, आपने और हमने देखा, इतिहास में पढ़ा है, हर साल इस देश में पूरे देश से लोग एकत्र होते थे, जिसको हम लोग कांग्रेस अधिवेशन कहते थे। लोग बैठ के ये तय करते थे कि देश, कांग्रेस का और देश का आज़ादी की लड़ाई अगले एक साल किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। और महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर भी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक साल बने। उस पूरे कालखंड में 50 साल में कांग्रेस के इतिहास को अगर आप गहराई से देखेंगे तो बहुत इक्का दुक्का अवसरों को छोड़ दें तो कोई व्यक्ति 2 या 3 बार से ज्यादा कभी प्रेसिडेंट बना नहीं, और वो भी लगातार प्रेसिडेंट नहीं बना। तो हर साल लोग साथ में बैठकर अपना नेतृत्व चुनते थे, ये तय करते थे कि अगले साल आजादी की लड़ाई किन मुद्दे पर लड़ी जाएगी, और अगले साल फिर वो आकर बैठते थे। तो अगर ये चीज आज से 100 साल पहले इस देश में, इस समाज में कायम थी, तो आज भी इसको किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि लोग चाहेंगे आपके साथ, जो लोग जुड़ रहे हैं, तो पार्टी भी बनेगी ऑब्वियसली। चाहेंगे नहीं, मैं जब इस अभियान की शुरुआत हुई है तभी कहा गया है कि जन सुराज एक सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक प्रयास है, जिसमें समाज के लोग साथ में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएं, जिसमें एक राजनीतिक दल बने, लेकिन वो दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति विशेष का ना होकर बिहार के उन सारे लोगों का हो जो ये समझते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक दल, एक नए विकल्प की जरूरत है। तो फिर वो इलेक्शन भी लड़ेगा, तो वो 24 का इलेक्शन लड़ेगा, 25 का भी लड़ेगा ना। अब ये मुझे पता नहीं है, जब पहले तो अब हमारा काम क्या है। आपने ऐसा कोई टारगेट सेट किया? नहीं, मैंने कोई टारगेट सेट नहीं किया। देखिए, इस पदयात्रा में जो एक यूनिक बात है कि हम लोगों ने कोई किलोमीटर सेट नहीं किया कि हमें कितना किलोमीटर चलना है। हमने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। पदयात्रा सिर्फ एक माध्यम है बिहार को बिल्कुल निचले स्तर पर जाकर जितनी शुद्धता और ईमानदारी से बिहार को और बिहार के लोगों को समझा जा सके, उनको अपनी बात बताई जा सके, उसको किया जाए। इसको करने में 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ये मुझे पता नहीं है। इसलिए नहीं पता है कि जब हम लोग चलते हैं तो हमें नहीं पता है कि उस गांव से दूसरे किस गांव में हमें और जाना पड़ेगा। वो
प्योरली इस बात पर डिपेंडेंट है कि वहाँ के लोकल लोग क्या चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक रास्ता तय करते हैं, लोकल व्यक्ति, लोकल विषय ऐसे हो जाते हैं कि हमें दूसरा रास्ता लेना पड़ता है या कुछ रास्ते में ऐड करना पड़ता है। मैंने ये शुरू में जब एक अनुमान किया था कि ये 3500-4000 किलोमीटर अगर आप चलेंगे तो पूरे बिहार को आप घूम पाएंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि 6000-7000 किलोमीटर चलकर भी शायद ये पूरा ना हो। शुरू का अनुमान था कि एक जिले को हम लोग 20-25 दिन में कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मैं 6 महीने हो गए, मैं आज चौथे जिले में ही बैठा हुआ हूँ। तो एक क्लैरिटी ले लेंगे, पार्टी बनेगी तो उसके अध्यक्ष प्रशांत किशोर नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं है। मैंने तो आपको क्लैरिटी लेने की जरूरत नहीं। मैं तो ये रोज गांव में घूम घूम के कहता हूँ, दल का नेता वो आदमी होगा जिसको सारे लोग जो मिलकर दल को बनाएंगे, वो सारे लोग बैठेंगे, वो तय करेंगे कि दल का नेता कौन होगा। और जो कोई भी नेता होगा उस पर भी दल के संविधान में इस तरह के प्रावधान किए जाएंगे जिसकी चर्चा चल रही है, जिसके ड्राफ्ट पर भी चर्चा हो रही है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 2 बार से ज्यादा या 4 साल से ज्यादा उसको ये मौका ना मिले, ताकि सही मायनों में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसको बहाल किया जा सके। ये प्रशांत किशोर का दल अगर कभी दल बन भी गया तो कभी ये प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, क्योंकि गलती देखिए, गलती लालू यादव, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव में नहीं है कि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मैं भी उनकी जगह रहूंगा तो आपके बच्चे और अपने बच्चे में तो मैं अपने ही बच्चे को चुनूंगा। गलती उस व्यवस्था में है जब किसी एक व्यक्ति की पार्टी है, जैसे नीतीश कुमार का लड़का तो नहीं है, वो तो अपने बच्चे को नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस दल में बनेगा वही जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे। उनका लड़का भले ना हो, लेकिन उस दल में बनेगा वही जो जिसको नीतीश कुमार चाहेंगे, क्योंकि जन स्वराज में ये भी नहीं होगा। ये आप अध्यक्ष तो नहीं होंगे और ना ही आपके कहने पर अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि भाई जब जो लोग मिलकर बना रहे हैं, प्रशांत किशोर का भी एक वोट है और जो लोग दूसरे लोग मिलकर बना रहे हैं उनका भी एक वोट है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं भी तो उसको कर नहीं पाऊंगा। अब मैं सीधे आता हूं, क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनकी बात पर आपने एक बात तो कही कि भाई ठीक है वो अपने लड़के को तो आगे नहीं बढ़ा रहे, तो उन पर सीधे तौर पर परिवारवाद का आरोप तो नहीं रख सकते। नहीं, मैंने ये कहा कि अगर वो नहीं बढ़ा रहे तो भी वो उनकी पार्टी भी कोई लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी नहीं है, वो उसी को बना रहे हैं जिसको वो चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके अनुभव में कब आया? क्योंकि आप उनके साथ घोषित तौर पर 15 से शायद पहले से उनके साथ आप काम कर रहे थे। देखिए, आपको कब लगा कि भाई नीतीश कुमार भी वो सही व्यक्ति नहीं है जिनके साथ मुझे चलना चाहिए? देखिए, बात व्यक्ति की नहीं है, ये सवाल जरूर बनता है, कुछ लोग पूछते भी हैं, आपको भी पूछना चाहिए कि भाई 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की, ये कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री होने चाहिए, और आज मैं एक तरह से उनका विरोध ही कर रहा हूं, उनके साथ तो बिल्कुल नहीं हूं। तो आप ये समझिए और आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए कि 14-15 के नीतीश कुमार में और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 के नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जिनको राज्य की जनता ने, हम जैसे लोगों ने देखा था कि 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था। हम जैसे लोगों की बिहार की राजनीति में कोई सीधी दिलचस्पी थी नहीं। नीतीश कुमार जी हमसे दिसंबर 2014 में पहली बार मिले दिल्ली आकर। उनको किसी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन हुआ था 2014 का भाजपा का, वो करने वाला लड़का बिहार का है। वो मेरे से मिलने आए, मेरे से उनकी बातचीत हुई, तो मैंने उनको ये जरूर कहा कि आप बिहार, उस समय उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया हुआ था। तो मेरा उनको सुझाव ये था कि बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया हुआ था, आपको नहीं हराया, लोकसभा में आपकी पार्टी को हराया है, तो आपको अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। आप मुख्यमंत्री रहें और मुख्यमंत्री वापस बनिए और बनकर जो आपको काम जनता ने दिया उसको कीजिए। जहां तक चुनाव प्रबंधन और मदद की जरूरत है, तो अगर उसमें हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं तो मदद हम लोग करेंगे। वो काम मैंने किया। महागठबंधन आपने बनाया? नहीं, वो काम किया। आकर 2015 में मैंने 1 साल उनकी जितनी मदद हो सकती थी वो की, और भगवान की कृपा रही, उस समय लोगों का साथ भी मिला, जीतकर भी आए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 14-15 में नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति की उनकी छवि थी पूरे बिहार में जो एक कुशल प्रशासक है। 2014-15 के बाद से आज तक जो नीतीश कुमार की आज जो छवि है वो ऐसे व्यक्ति की है जिनके अंदर पूरे बिहार में सुशासन की बात तो छोड़ दीजिए, जो सामान्य जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। तो प्रशासक के तौर पर नीतीश कुमार की छवि आज बिहार में या देश में वो नहीं है जो 2014-15 में थी। दूसरी बड़ी बात, 2014-15 में राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है। लोकसभा में उनकी पार्टी हारी थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रेल मंत्री के तौर पर भी इस्तीफा दिया। मैं आ रहा हूं उस पे। 2020 में चुनाव वो हार गए हैं। 2243 के विधानसभा में उनके पार्टी के 42 एमएलए हैं, फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर आप कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ मिलकर पद पर बने हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2014-15 के नीतीश कुमार और आज
कि नीतीश कुमार में फर्क कितना है। आपने ठीक कहा, जिस नीतीश कुमार की 14-15 में मदद की गई थी, ये वो नीतीश कुमार को मैं जानता था जिसने गैसल असम में रेल दुर्घटना होने पर पद से इस्तीफा दे दिया था। और जब वाजपेयी जी ने उनका पद इस्तीफा अस्वीकार किया तो नीतीश जी का बयान ये था कि अगर 290 लोगों की मृत्यु हुई है तो मैं रेल मंत्री कैसे रह सकता हूं। ये आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोग की दुखद मृत्यु हो गई बिहार में। हम पूरे देश ने देखा, लाखों की संख्या में बिहार के मजदूर पूरे देश में मारे फिर रहे थे। उनको मदद देने के लिए, उनकी मदद के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए या उनकी सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। तो लोकतंत्र में जो आपको ये बताया जाता है कि जिस दल का, जिस विचारधारा का, जिस व्यक्ति, जिस नेता से भी आप आप सहमत हैं, आप उसकी मदद कीजिए, आप उसको वोट दीजिए, लेकिन आपका वो विश्वास या आपका वो मत 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए नहीं है। अगर उस नेता ने, उस दल ने, उस विचारधारा ने आपके आशा के अनुरूप काम नहीं किया, आपके विश्वास पर वो खरा नहीं उतरा, तो नागरिक होने के नाते वही लोकतंत्र और संविधान ये बताता है कि आप जितनी मजबूती से उसकी मदद करी है आपने, उतनी ही मजबूती से आप उसका विरोध भी कीजिए। अगर ये नहीं होता तो फिर 5 वर्ष का मतलब ही क्या है? आपने एक बार वोट दे दिया, जीवन भर उन्हीं को बनाकर रखिए। लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रशांत किशोर जानते क्या है, एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। चलिए वो ठीक बात है, नीतीश कुमार अंड बंड बोलते हैं, आपके लिए बोला वो ठीक बात है। वो नीतीश कुमार क्या बोलते हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। देखिए, उम्र का भी एक असर है और सामाजिक राजनीतिक तौर पर जब आप अकेले पड़ जाएं और सामने आपको रास्ता न दिखे तो कई बार आदमी डिल्यूजनल हो जाता है। तो नीतीश कुमार की स्थिति आज वही है, डिल्यूजनल हो गए हैं। कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी प्रशासक के तौर पर बची नहीं है, राजनीतिक नेता के तौर पर एक तरह से उनकी पारी खत्म हो रही है, पार्टी उनकी खत्म हो गई। और गलती से या चालाकी से, जिस वजह से भी हो, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने इस उम्र के इस पड़ाव पर गठबंधन बना लिया है जिनके साथ उनका खुद का भरोसा नहीं है। मैं नीतीश कुमार को बहुत तो नहीं जानता हूं, लेकिन बिहार में कुछ लोग होंगे जो उनको जानते हैं, उसमें मैं अपने को गिनूंगा। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ कितना कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल हैं ये सबको मालूम है। तो आप जब इस तरह की परिस्थितियों में आप जब घिर जाएंगे तो आप उलूल जुलूल बात ही करेंगे। मैं तो इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि ये उनकी स्वीकार्यता का आलम ये है कि वो जब चाहे उस दूसरे दल के साथ चले जाते हैं और दूसरा वाला हाथों हाथ उनको ले लेता है, चाहे बीजेपी हो चाहे आरजेडी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये मतलब शॉर्ट टर्म में ऐसा दिख सकता है, कई बार शॉर्ट टर्म में कुछ आप करते हैं, बहुत चालाक दिखते हैं, लेकिन उसका बहुत लॉन्ग टर्म नुकसान है। आपने ये भी कहा कि ये नहीं चलेगा गठबंधन 25 तक। नहीं, मैंने ये कहा जिस दिन गठबंधन हुआ तो कई लोगों ने ये पूछा कि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर होगा, तो उस समय मैंने 2 बातें कही हैं कि इस गठबंधन का जो बिहार में शुरू हुआ है अगस्त वगैरह से, उसका राष्ट्रीय कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र के स्तर पे, देश के स्तर पर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर ये काम नहीं किया गया है। रेप्लिकेट देश में नहीं किया जा सकता। नहीं, बात रेप्लिकेट करने की है नहीं, ये किया ही नहीं गया उस नजरिए से। नीतीश कुमार ने इस चीज को उस नजरिए से किया नहीं, ये प्योर बिहार स्पेसिफिक व्यवस्था है। नीतीश कुमार जी के मन में ये बात थी कि भाई 24 में अगर भाजपा जीत कर आएगी तो निश्चित तौर पर अगला विधानसभा का चुनाव वो इनके नेतृत्व में नहीं लड़ेंगे, तो इनको हटाएंगे 24 के बाद। तो इन्होंने उसको प्रीएम्प्ट करके भाजपा को पहले छोड़ दिया। ऐसा नहीं कि उन्हें कोई भाजपा से लड़ाई हो गई या आरजेडी के लिए उनके लिए कोई विशेष प्रेम हो गया है। नीतीश कुमार जी का ये प्योर राजनीतिक कैलकुलेशन रहा है। मेरे से मार्च में मिले हैं दिल्ली में, घंटों मेरे साथ बात की है, उन्होंने बताया एक महागठबंधन बनाने के बहुत पहले, 22 में, पिछले साल, अभी पिछले साल, ये महागठबंधन बनाने के 5-6 महीने पहले आकर मेरे से उन्होंने घंटों चर्चा की है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके पीछे प्योर राजनीतिक कैलकुलेशन ये है कि अगर 24 में भाजपा चुनाव जीत जाती तो बिहार में वो नेतृत्व परिवर्तन चाहते, वो चाहते कि बड़ी पार्टी उनकी है, उनका आदमी सीएम बने। तो नीतीश कुमार ने उसको प्रीएम्प्ट करके भाजपा को छोड़ दिया और कम से कम अपने हिसाब से 25 तक की कुर्सी अपनी निश्चित कर ली है। लेकिन ये चीज चलने वाली है नहीं। 7 दलों का गठबंधन बनाकर आप सरकार चला सकते हैं, 7 दलों का गठबंधन बनाकर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। मेरा अपना अनुभव 10 साल का है, ये व्यवस्था चलेगी नहीं। मैं ये नहीं जानता हूं कौन कहां जाएगा और मैं उस पर कोई स्पेकुलेशन भी नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, जो मैंने पहले भी कहा जिस दिन गठबंधन बना है, कि राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात, बिहार में अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, चाहे जब भी हो, वो इस फॉर्मेशन में नहीं होगा जो 7 दल एक साथ हैं और दूसरे साइड भाजपा और कुछ और छोटे दल हैं। ये फॉर्मेशन नहीं होगा, ये फॉर्मेशन नया होगा। क्या कौन कहां जाएगा ये मैं जानता हूं। आपने कहा नीतीश कुमार ने कुर्सी बचाने के लिए तेजस्वी यादव के साथ जाना पसंद किया 25 तक ताकि वो बने रहे, लेकिन सोच है, लेकिन अभी नहीं हालात हैं,
खुलकर वो खुद ही कह रहे हैं कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, इस लड़के को आगे बढ़ाना है। और तेजस्वी की पार्टी में खुलकर डिमांड हो रही है कि भाई इनको सीएम डिक्लेयर कीजिए। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, वो उम्र के इस पड़ाव पर में नीतीश जी डेल्यूजनल हो गए हैं। उनके मुंह से निकल बोलना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ और जाता है। जब मुंह से निकल गया ये बात कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो उनके पार्टी में वो बैकफायर होने लगा, उनके समर्थकों में उसकी असंतोष हुआ, तो फिर उनके लोग ही बैक ट्रैक कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ना उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, ना उसको डिनाई कर रहे हैं। देखिए, वो बात जब करना शुरू करते हैं नीतीश कुमार जी का, आजकल आप वक्तव्य देखिए, आप मेरे बारे में उनसे कुछ पूछिए तो कहेंगे भाई मैं ये प्रशांत किशोर कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। फिर कहेंगे अच्छा इसको तो अब मुझे जानते नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि मुझे एबीसीडी का ज्ञान नहीं। फिर मेरे ज्ञान पर कमेंट करेंगे। फिर ये बताएंगे अरे ये आदमी तो मेरे साथ ही रहता था, मैं तो बड़ा सम्मान मेरे घर पे रहता था। फिर ये बताएंगे कि ये मुझे कह रहा था कि कांग्रेस में मेरी पार्टी विलय करा लो। फिर ये भी कहेंगे कि मैं बीजेपी का एजेंट हूं। अब इन चारों, अमित शाह ने रखवाया पार्टी में, अब इन चारों सेंटेंस को आप एक साथ रख लीजिए और आपको खुद वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगी। अगर मैं बीजेपी का एजेंट हूं तो मैं नीतीश जी की पार्टी को कांग्रेस में क्यों विलय कराऊंगा? दोनों बात तो नहीं हो सकती है। अगर मैं बिल्कुल एबीसीडी मुझे आता नहीं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तो फिर मुझे आप अपने घर में रख के मेरा इतना सम्मान क्यों कर रहे थे अपने ही शब्दों में? तो ये दिखाता है कि जब आप मानसिक रूप से उद्वेलित हो, स्थिर न हो, तो ये इस तरह की बातें आप कहते हैं। और यही बात उनके साथ वो तेजस्वी को लेकर भी हुई है। उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया कि भाई अगला चुनाव, चूंकि आरजेडी से जैसा आप बता रहे हैं दबाव है कि भाई आप छोड़िए, तेजस्वी को नेतृत्व दीजिए, तो उस दबाव को कम करने में या उनको खुश करने के लिए उन्होंने कह दिया कि 25 में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब उनके पार्टी में उसका बैकफायर शुरू हो गया है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे जाए या पीछे जाए। तो संकट में पड़े हुए हैं, तो उनके रास्ते। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, तेजस्वी 25 से पहले सीएम बनेंगे? अब मुझे इसका ज्ञान नहीं और मैं इन चीजों पर कुछ कमेंट करता नहीं हूं। मैं उन्हीं चीजों पर बोलता हूं जिसका मेरी समझ से मुझे कुछ ज्ञान हो। मेरा वो स्वभाव नहीं है कि इन चीजों पर स्पेकुलेट करना कि कौन बनेगा नहीं बनेगा। पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर नीतीश जी को लगता है कि तेजस्वी यादव में वो क्षमता है कि वो 25 में नेतृत्व कर सकते हैं, तो फिर देरी की क्या बात है? आज भी तेजस्वी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार विधानसभा में, तो उनको नेतृत्व दे देना चाहिए ताकि बिहार की जनता के पास ये अवसर हो ये देखने का, जांचने का, परखने का कि 3 वर्ष में कितनी बेहतर व्यवस्था वो बिहार में बनाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? आपको लगता है तेजस्वी में इतनी क्षमता है? भाई मैं कौन हूं ये बताने आप, क्योंकि आप ये कहते हैं कि 9वीं फेल है वो। नहीं, मैं जो कहता हूं आप सुनिए। मैं लोगों को ये कहता हूं कि आपको अपने बच्चों की, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। जैसे नेताओं को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है, वैसे आप भी अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करें। लालू जी का लड़का तेजस्वी यादव जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 10वीं पास नहीं है, तो सत्य बात है, कोई हमारी बात बनाई हुई है नहीं। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या उनका दल, उनके पिताजी चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बने। मैं ये भी कहता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 10वीं फेल हो या 8वीं फेल हो, अगर बिहार की जनता आपको वोट देगी तो आप बन जाएंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि लालू जी को अपने लड़के की चिंता है, लेकिन हमको, आपको या बिहार की जो सामान्य जनता है उसको अपने लड़के की चिंता नहीं है। उसका लड़का पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठा है, उसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही है और वो जात में फंसा हुआ है, धर्म में फंसा हुआ है, विचारधारा में फंसा हुआ है, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट कर रहा है, कभी भारत चाइना के नाम पर वोट कर रहा है। मैं ये बात कह रहा हूँ, वोट जिसको जनता दे दे, वो आप चाहे 8वीं फेल हो या 8वीं पास, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत से लोगों को उनमें बड़े प्रोस्पेक्ट नजर आते हैं कि युवा नेता हैं, ऊर्जावान हैं। स्वाभाविक है, लोकतंत्र है, सबको सब में प्रोस्पेक्ट नजर आ सकता है। तो आपकी कोई असेसमेंट नहीं है उनके बारे में? मेरी कोई असेसमेंट, मैंने कोई काम किया नहीं है। 2015 में जब मैं काम महागठबंधन के साथ कर रहा था, तब तेजस्वी यादव कुछ थे नहीं उस समय। तो तेजस्वी यादव और उनके भाई तेज प्रताप, दोनों लोगों को पहली बार टिकट दिया गया था और जितनी बात होती थी, जो चर्चा होती थी, जो चुनाव प्रचार हुआ, जो चुनाव में जो भी काम किया गया, वो लालू जी स्वयं करते थे। तेजस्वी यादव की तो उसमें कोई भूमिका थी नहीं। उन दोनों का चुनाव लड़ाने के लिए की जिम्मेवारी भी लालू जी ने स्वयं से ले रखी थी। राघोपुर के एक एक मुखिया को बुलाकर बात करना, सभा कहाँ होनी है, किससे करना है, ये तो लालू जी, नीतीश जी और हम लोग के बीच में तय हुआ था। तेजस्वी यादव तो उसमें थे ही नहीं। तो तेजस्वी यादव अगर आज कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं है, बिहार की जनता को जज करने दीजिए। आपने क्योंकि ये कहा है ना कि वो ये बता दें उनकी और क्या उपलब्धि है सिवाय इसके कि वो लालू यादव के बेटे। नहीं, मैं ये तो बिल्कुल अभी कह देता हूं कि भाई तेजस्वी यादव की पहचान क्या है। यही पहचान है तेजस्वी यादव का, जो क्वालिफिकेशन है या जो उन्होंने अपने जीवन में किया है अभी तक, वो तो इतना ही है कि वो लालू यादव के अगर लड़के नहीं होते तो तेजस्वी यादव की क्या पहचान है। आपने समाज के लिए क्या किया है, खुद के लिए क्या किया है, किसी क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम किया है कि मैं आपके बारे में जानूं, पढ़ूं, समझूं।
मेरे लिए वो इंटरेस्ट का विषय नहीं है। भाई आप पत्रकार के नाते बता दीजिए कि अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के नहीं होते तो किस क्वालिफिकेशन, किस कार्य के आधार पर उनका मूल्यांकन होता? नहीं, ये आपकी बात ठीक है, इसी बात पर मूल्यांकन है और पार्टी लालू जी ने उनको दे दी है, वही पार्टी चला रहे हैं अपनी। भाई देखिए, आप लालू जी की आरजेडी पार्टी है तो लालू जी जिसको चाहे दे दे, उन्होंने अपने लड़के को दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव आरजेडी के लीडर है, बिहार के लीडर नहीं है। बिहार की जनता ने अभी उनको नहीं चुना है। बिहार की जनता जिस दिन चुन लेंगी तो उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया और सबसे बड़ा दल बना आरजेडी। भैया, बिहार में 243 विधानसभा है जिसमें उनके दल 75 सीट वो जीत कर आए। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो बिहार के नेता हो गए। ये आपका अगर दल है, आपके पिताजी का दल है, तो आप उसके नेता जिस दिन चाहे बन जाएंगे। जिस दिन आपके पिताजी चाहेंगे आप उसके नेता बन जाएंगे। यूपी में सपा में अखिलेश जी नेता बन गए, वहां के मुख्यमंत्री भी बना दिए गए जीतने के बाद। लेकिन उसके बाद कोई चुनाव तो आप नहीं जीत पाए यूपी में। यूपी की जनता को भी तो मानना पड़ेगा भाई, नेता जनता बनाती है ना। पार्टी तो आपके पिताजी का है तो आप पार्टी का नेता बन सकते हैं, लेकिन राज्य का या देश का नेता तो आप तब बनिएगा जबकि राज्य और देश की जनता आपको माने। लेकिन आप ये कहते हैं कि नीतीश कुमार मुझे अब भी रोज फोन करके बुलाते हैं कि आज आपको पद ले। नहीं, नीतीश, देखिए, ये आप राजनीतिक पत्रकार हैं, आपको ज्यादा अनुभव है। अगर मुझे कोई पद की लालसा है, सरकार में जाने की, एमपी बनने की, लोकसभा राज्यसभा में जाने की, तो कई दल हैं जहां से आप चाहे मैं जा सकता हूं, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, बट क्या नीतीश कुमार अब भी आपको अप्रोच करते हैं? भाई, नीतीश कुमार से मुझे बात करने की अब जरूरत ही नहीं है। नीतीश कुमार पदयात्रा शुरू करने से पहले कैमरे के सामने, सारे मीडिया के सामने मैं उनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे जाकर मिला, 1-1.5 घंटे बात करी, उनको ये बताया कि अब ये मेरे लिए संभव नहीं है। और निकलकर वहां से मैंने ट्वीट भी किया, दिनकर की कविता रश्मि रथी की मैंने ट्वीट भी की कि अगर आपके साथ मैं आ जाऊं तो शायद मेरे लिए रास्ता आसान दिख सकता है अभी, लेकिन ये चीज सही नहीं होगी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। समझना ये चाह रहा हूं कि ये जो चीजें जनता देखती है टीवी पर, आप जो बयान देते हैं, वो जो आपके लिए बोलते हैं, उसके बावजूद उनके मन में आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी? सॉफ्ट कॉर्नर की जहां तक, सॉफ्ट कॉर्नर नेताओं के, दो व्यक्तियों के बीच में कई वजह से हो सकती है। एक तो एक व्यक्तिगत बात होती है, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं नीतीश कुमार का अहित नहीं चाहूंगा, वो भी मेरे लिए अहित नहीं चाहेंगे। ये जब मैंने उनको छोड़ा है, तब भी, आज नहीं, 2018 में भी कहा है कि जब हम लोग साथ में थे तो जितने दिन मैं नीतीश जी के साथ रहा हूं, नीतीश जी ने मुझे पुत्रवत ही रखा है और मैं भी उनको उसी तरह से सम्मान की नजर से देखता था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे पिताजी भी हैं और मेरा बिहार के विकास को लेकर अगर हमारे और आप में विचार में समानता नहीं है तो मुझे विरोध करने का अधिकार है और मैं वो कर रहा हूं। एक जरा मैं आपसे समझना चाहिए चाहता हूं, मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई नीतीश कुमार से व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं समझ गया। मैं अब ये व्यूअर्स के लिए समझना चाह रहा हूं आपसे कि कहां से आपको लड़ाई नहीं होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरे व्यक्तिगत संबंध अच्छे हैं तो मैं उनके साथ चला जाऊंगा। ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, दर्शकों को, कि आप ये मत समझिए कि नीतीश कुमार अगर मुझे 4 बार फोन कर ले या मैं उनसे बात कर लूं, कल उनसे कुशल क्षेम पूछ लूं, तो इसका मतलब है कि मैं उनके साथ, क्योंकि ये व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं। व्यक्तिगत संबंध अलग विषय है और जो मैं कर रहा हूं मेरे नजरिए से बिहार को सुधारने के लिए, बिहार के लिए जो प्रयास होना चाहिए, मैं वो कर रहा हूं। अच्छा, ये बताइए कि आपने भी कहा कि 2005 से लेकर 15 तक के नीतीश कुमार और उसके बाद के नीतीश कुमार में जो आखिरी के 7-8 वर्ष रहे, बड़ा अंतर उसमें आया है। बिहार गर्त में जा रहा है। आदमी वही है जिनको सुशासन बाबू लोगों ने कहा था। कहां से डिक्लाइन शुरू हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई उनको, उनके अंदर क्या परिवर्तन आ गया? ऐसा उनके अंदर नहीं आया। देखिए, बात ठीक, आपने अच्छा सवाल किया है। राजनीतिक स्थिरता बहुत जरूरी है। जो लीडर लीड करता है उसके मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कुर्सी पर है और उसकी प्रायोरिटी विकास है। कई लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन 2012 से 2022 के बीच में ये नीतीश कुमार जी का 6वां प्रयोग है सरकार को लेकर। 2012 के बाद आपने ठीक कहा, नीतीश कुमार वही है, बिहार वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन 2005 से 12 और 2012 से 22 के परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क इसलिए है कि 2005 से 12 तक एक स्थिर सरकार चल रही थी नीतीश जी के नेतृत्व में, जो अपने नजरिए से विकास का काम करने का प्रयास कर रहे थे। 2012 के बाद से नीतीश जी की जो सरकार चल रही थी, फिर उन्होंने एनडीए को तोड़ा, वो अलग सरकार में आ गए, तो उनका पहला प्रयोग था। माइनॉरिटी की सरकार चलाई। फिर लोकसभा में जब उनकी पार्टी हार गई तो उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, वो दूसरा प्रयोग हुआ। फिर फरवरी 2015 में मांझी जी को उन्होंने हटाया, फिर वापस मुख्यमंत्री बने, वो तीसरा प्रयोग हुआ। फिर 2015 नवंबर में महागठबंधन बनाकर सरकार बनाई गई, वो चौथा प्रयोग हुआ। फिर 2017 में नीतीश जी भाजपा में लालटेन को छोड़कर भाजपा में चले गए, वो 5वां प्रयोग हुआ। और फिर अभी
वापस से लालटेन में चले गए, छठवां प्रयोग है। आपने बिल्कुल सही बात कही, नीतीश कुमार वही हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से और जो पर्सनल इनसिक्योरिटी है और प्रायोरिटीज में जो चेंज हुआ है कि विकास के जगह कुर्सी पर बने रहना ज्यादा बड़ी प्राथमिकता बन गई, इसीलिए कॉन्फिडेंट, अब वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मतलब कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, उनकी प्राथमिकता ही अब यह है कि मैं किसी तरह मुख्यमंत्री बना रहा हूं, और उसके लिए आपको जोड़ तोड़ करने पड़ते, क्योंकि जनता का मैंडेट आपके पास है नहीं, तो आपको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपके नीचे के लोग काम नहीं करेंगे तो आप वो आपको भाजपा का एजेंट कहते हैं, और उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि मैं आपको बता देखिए उन नीतीश कुमार जो 17 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें 15 साल भाजपा के साथ। एग्जैक्टली, मैं यही सवाल पूछने वाला था। दूसरे को कह रहे हैं नहीं, तो इसीलिए तो, क्योंकि आपके सारे भाषणों में सारे तीर जो है वो चलते हैं नीतीश कुमार के ऊपर। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाके अपने जो 14-15 साल लोग भाजपा के साथ रहे, मंत्री वो भी तो भाजपा के भी रहे ना। सड़क नहीं बनी तो उसमें अगर मंत्री, मैं तो सबसे, आप देखिए, मैं तो रोज सबसे ज्यादा भाजपा को, बिहार के लोगों को ये कह रहा हूं कि आप 40 में 39 MP जिताकर भेज रहे हैं भाजपा का, एनडीए का, मोदी जी के नाम पर। और मोदी जी ने पिछले 9 सालों में बिहार के विकास के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, उसका आकलन आपको करना चाहिए, और आपको वो देखकर वोट देना चाहिए। लंबा चौड़ा पैकेज दिया था उन्होंने बिहार में। बिल्कुल कोई पैकेज नहीं दिया है। मैंने तो दावा किया है कैमरे पर, आपके कैमरे पर भी दावा कर देता हूं, 9 वर्ष में, और मैं हर गांव में ये कहता हूं, 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक की है तो आप मुझे उसका प्रमाण दिखा दीजिए, मैं कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हूं। दिल्ली में मोदी जी, पटना में नीतीश कुमार, आप कह रहे हैं कभी कोई काम ही नहीं बढ़ा। मैंने ये आपने कहा कि आप भाजपा पर नहीं बोल रहे, तो मैं भाजपा के यहाँ के नेताओं की छोड़िए, मैं सीधे मोदी जी को कह रहा हूं, क्योंकि वोट यहाँ मोदी जी के नाम पर पड़ा है भाजपा को। ठीक है, मैं ये बिहार की जनता को पूछ रहा हूं, बता रहा हूं कि भाई जिस मोदी जी के नाम पर आपने जाति धर्म सब कंसिडरेशन को छोड़कर वोट किया, वही मोदी जी आज 9 वर्ष में उन्होंने बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक उन्होंने नहीं की है कि भाई बिहार, जहां की जनता ने मुझे आंख बंद करके वोट दिया है, 40 में 39 MP जिताया है, ये देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य के लोग हैं, इनके विकास के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसके लिए एक बैठक तो करें। काम होना नहीं होना अलग बात है, मैं तो रोज मांग कर रहा हूँ। यूपी के साथ तुलना बिहार की अक्सर की जाती है, यूपी पर तो खूब जोर है उनका, बहुत। भैया यूपी पे उनका क्या जोर है नहीं है वो जाने। देखिए हुआ ये है कि 15 में डबल इंजन वाली जो बात कही जाती है ना, वो यहाँ प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़ा है? वो मैं इसलिए खड़ा है कि 15 में, देखिए बिहार वो राज्य है जिसको सारे राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, और भाजपा भी उसमें इंक्लूडेड है। भाजपा जब 2014 में यहाँ जीत कर आई तो 15 में उनको ऐसा विश्वास था कि वो 15 में बिहार जीत जाएंगे, और ये डबल इंजन वाली बात उन्होंने 2015 में भी कही। जब 15 में भाजपा यहाँ चुनाव हार गई, बुरी तरीके से हार गए सारे प्रयासों के बावजूद, तो उसके बाद भाजपा ने भी ये मान लिया है कि भाई बिहार को हम जीत नहीं सकते हैं, बिहार में हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जैसे 1990 में कांग्रेस ने बिहार को लालू के हवाले करके छोड़ दिया था, वैसे भाजपा ने बिहार को नीतीश जी के हवाले करके छोड़ दिया। आपको परिवारवाद से प्रॉब्लम है, आप लोगों को सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि वो नेता अपनी पार्टी बना के अपने ही बेटे को आगे बढ़ाएगा। मुझे परिवारवाद एक फैक्टर नहीं है, मुझे वो इंटरनल डेमोक्रेसी जो है, पार्टियों को लोकतांत्रिक तरीके से बनाए जाना और चलाए जाना, उससे जो मेरा अपना 10 साल का अनुभव है, अलग अलग दलों के साथ मैंने काम किया है, दलों में लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र है, इंटरनल डेमोक्रेसी, वो है ही नहीं। उसी पर वो अपने बच्चे को बनाए या अपने किसी चाटुकार को बनाए, बनाएगा उसी को जिसका वो दल है। से आपको चिढ़ है, लेकिन वैसे ही नेताओं के साथ आपने काम किया, आपने कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने की कोशिश की, केसीआर के साथ, ममता बनर्जी के साथ आपने काम किया। मैंने 10 वर्ष काम किया, और जो काम किया उससे जो सीखा समझा, उसके बाद 1 वर्ष का ब्रेक लिया, और सीखने समझने के बाद अगर उनमें से किसी दल को मैं मानता कि यही आइडियल है तो उनके साथ रहता। कहीं ना कहीं उस चीज से सीखा, देखा, और ये समझ बनाई कि नहीं, इससे बेहतर व्यवस्था बनाने की जरूरत है, और तभी इसीलिए सब कुछ जीवन का छोड़कर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उससे एक बेहतर चीज बनाना चाहते हैं। आप जो बिहार में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जरूर, क्योंकि आपका इतना बैकग्राउंड रहा है, तो जो देश में हो रहा है आपकी नजर से छूता तो नहीं है, वहां भी एक प्रयोग करने की कोशिश हो रही है कि 24 के इलेक्शन से पहले बाकी लोग इकट्ठा हों और मिलकर ताकत से मुकाबला कर सके नरेंद्र मोदी का। इसके लिए अलग अलग प्रयास कभी ममता जी करती है, नीतीश जी करते हैं, स्टालिन साहब की भी सभा में उनके बर्थडे पर बहुत लोग पहुंचे थे। पहले नीतीश जी का ही बात कर लें, लोग कहते हैं उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है, आप मानते हैं इस बात को? देखिए, महत्वाकांक्षा किसकी क्या है मैं जानता नहीं हूं। ये सवाल मैं पदयात्रा से पहले, आप पत्रकार हैं, हम जानते हैं, अक्सर इस तरह के सवाल हम लोगों से पूछे जाते रहे कि भाई 24 में क्या होगा, कौन जिता सकता है, हरा सकता है।
मैं इतना ही कहूंगा जो मैं पहले कहता रहा हूं। मेरे पास कोई विशेष ज्ञान नहीं इस विषय का और मैं उस पर बहुत इंटरेस्ट भी नहीं लेता हूं। मैं उन चीज से, उस दुनिया से अब अलग हट गया हूं। लेकिन मैं जो उस समय मैंने बात कही वही मैं दोहरा देता हूं। इस तरह के प्रयास से आपको चुनावी सफलता मिलने की संभावना करीब करीब नगण्य है, क्योंकि भाजपा जो जीत रही है उसका जो 3 लेयर जो व्यवस्था है वो जीत इसलिए रही है कि उन्होंने एक अपना किला बना लिया है जिसमें हिंदुत्व है, राष्ट्रवाद है और एक बड़ी संख्या में लाभार्थी हैं। इस तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, जब तक आप इसको पेनेट्रेट नहीं करेंगे तो आप कोई भी गठजोड़ बना लें, कोई गणित बना लें, कोई समीकरण बना लें, आपके जीतने की संभावना कम है। हिंदुत्व उनका एक है जिसके नाम पर उनको बहुत बड़ी संख्या में वोट मिलता है, उसके ऊपर उन्होंने राष्ट्रवाद का तड़का अब लगा दिया है। जो मैचो नेशनलिज्म की बात है, भारत का गौरव, उन बातों को लेकर जो एक नए तरह की नियो राष्ट्रवाद की, नियो नेशनलिज्म की जो बात हो गई है, और उसके साथ साथ लाभार्थियों का जो डायरेक्ट बेनिफिट वाले हैं, चाहे वो अकाउंट में सीधे जो पैसे जा रहे हैं या 4 किलो या 5 किलो अनाज जो दिया जा रहा है, ये लाभार्थियों की एक बड़ी संख्या है। इन तीनों चीजों को जब आप जोड़ देते हैं तो इसको पेनेट्रेट कर पाना राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मुश्किल है। जब हम लोग राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक सब रीजनलिज्म एक फैक्टर हो जाता है कि भाई बंगाल में बंगाल का नेतृत्व होना चाहिए, तो उसका इससे वो राष्ट्रवाद वाली बात थोड़ी ब्लंट हो जाती है। या अगर आपने बेहतर राज्य में वैल्यू प्रोपोजिशन, वेलफेयरिज्म का काम किया है तो लाभार्थी वाली बात भी काउंटर हो जाती है। तो आपकी लड़ाई सिर्फ भाजपा सिर्फ हिंदुत्व के पैर पे खड़ी है बंगाल में, कम से कम जब वो चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब उसी बंगाल में भाजपा वापस जाएगी लोकसभा का चुनाव लड़ने, तो उसके पास हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी एक एडिशनल हथियार होता है, जिसकी वजह से उनको आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका वोट प्रतिशत कई राज्यों में बढ़ जाता है। 3 फैक्टर्स का जो त्रिशूल आप बता रहे हैं भाजपा के पास है, ये पिरामिड है। एक पिरामिड, नीचे हिंदुत्व है, उसके ऊपर ये नियो राष्ट्रवाद है और उसके ऊपर लाभार्थियों का है। इन तीनों में से अगर आप ऑपोजिशन एक पार्टी हैं या एक पार्टियों का समूह है, आपको इस 3 में से 2 को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। जनता को ये समझाना पड़ेगा कि आपका राष्ट्रवाद भाजपा के राष्ट्रवाद से बेहतर है, या आपका जो वेलफेयरिज्म है वो भाजपा के लाभार्थियों का जो मॉडल है उससे बेहतर है। तो 3 में कम से कम 2 को तो आपको भेजना ही पड़ेगा। जब तक आप नहीं भेदेंगे तब तक आप देखेंगे कि हल्ला चाहे जितना हो जाए, रैलियां आप चाहे जितनी कर ले, आप लड़ते हुए दिख सकते हैं मजबूती से, लेकिन जीतने के लिए शायद वो काफी ना हो। आपने हिंदुत्व का नाम इसमें नहीं लिया कि इसको भेदना, क्या हिंदुत्व नहीं भेदा जा सकता? बिल्कुल भेदा जा सकता है, बिल्कुल भेदा जा सकता है। देखिए, ये भ्रम फैलाया जाता है कि सारे हिंदू भाजपाई है। मैं अपने सभाओं में अक्सर बताता हूं कि देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 38% वोट मिला है। इसका मतलब है कि 50% से कम हिंदू ही वोट कर रहे हैं भाजपा को। तो 50% हिंदू तो आज भी भाजपा के साथ नहीं है। जरूरत इस बात की है कि कोई और ये कौन हिंदू है, इनको आप पहचानिए विचारधारा के आधार पर। ये वो लोग हैं जिनका गांधीइज्म में बिलीफ है, ये वो लोग हैं जो अम्बेडकराइट्स हैं, ये वो लोग हैं जो सोशलिस्ट हैं, या ये वो लोग हैं जो कम्युनिस्ट हैं। 4 विचारधारा में ये लोग बटे हुए हैं। इन विचारधाराओं को अगर आप एक साथ ला दें तो आप एक हिंदुओं में एक बड़ा काउंटर नैरेटिव हिंदुत्व के खिलाफ बना सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए जिस प्रयास की जरूरत है वो उस तरह का प्रयास मुझे अभी दिख नहीं रहा है। वो प्रयास क्या नेशनल थीम पर हो सकता है या राज्य पर? नहीं, नेशनल थीम पर हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुत्व के खिलाफ जो कौन लोग लड़ रहे हैं विचारधारा के आधार पर, जो गांधीवादी लोग हैं, जो अम्बेडकराइट्स हैं, जो सोशलिस्ट हैं और जो कम्युनिस्ट हैं, ये चारों विचारधारा में अगर के मानने वाले लोग अगर साथ में आ जाएं तो आप हिंदुत्व को चैलेंज कर सकते हैं। देखिए, ये जो 3 उनका जो पिरामिड है, आपको पहले ये देखना है कि जिससे आपकी लड़ाई हो रही है आप उनकी ताकत क्या है। उनकी ताकत है हिंदुत्व, उनकी ताकत है राष्ट्रवाद और वेलफेयरिज्म जो लाभार्थी हो जिसको बताते हैं। इन तीनों में से अगर आपको हर का तोड़ तो निकालना है तो हिंदुत्व को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? हिंदुत्व को काउंटर कर सकते हैं सारे गांधीवादियों को एक साथ लाकर, गांधीवादी और अम्बेडकराइट्स को साथ में लाकर, उसमें सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को जोड़कर। अब वो कैसे आएंगे उसके लिए तो आपको प्रयास वही सवाल है ना, वही सवाल इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि वो नेशनली होगा या राज्यों में होगा? बिल्कुल वो विचारधारा के आधार पर होगा, नेशनली हो राज्यवार हो जरूरी नहीं। आपने बंगाल का उदाहरण दिया। बंगाल में बंगाल में नेशनलाइजेशन नहीं था। नहीं, अब जब होगा 24 में होगा तब क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जो भी कोई ऐसा अरेंजमेंट बनेगा गठबंधन का, उसका फलक्रम हम होंगे, बीच में हम होने चाहिए। मैं आपको और राज्य की पार्टियां चाहती हैं कि भाई तुम हमसे कुछ मत मांगना। आप न्यूज चैनल्स में ये डिबेट करते हैं और ये हर लोग डिबेट करते हैं, सुपरफिशियल बात है, इससे आप हरा ही नहीं सकते हो कौन नेता होगा कौन नहीं होगा। अगर आप विचारधारा के आधार पर ये 4 बकेट्स में बटे हुए लोगों को एक साथ ले आए
तो अपने आप उससे लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी। जब ये सब अलग अलग लड़ते हैं तो वोट डिवाइड होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। नहीं, ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है कि सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो वोट ऐड हो जाएगा। आपने यूपी में देखा क्या हुआ, बसपा और सपा साथ में आए तो उनका वोट ऐड हुआ? वोट ऐड नहीं हुआ। जो इलेक्शंस है वो प्योर अर्थमेटिक नहीं है। ये तो जो आर्टिकल लिखते हैं ना, या आप लोग न्यूज पे डिबेट करते हैं तो बता देते हैं कि भाई जो हारने जीतने वाले का मार्जिन ये तीसरे से कम था इसलिए। अरे भाई, आपको ये कैसे मालूम है कि अगर वो तीसरा नहीं लड़ता तो शायद वो वोट उसी को पड़ जाता जो जीता हुआ है? ये कैसे आप जानते हैं कि वो भाजपा के अगेंस्ट का ही वोट था? नहीं तो फिर इन बयानों का क्या मतलब है? कभी राहुल कभी चलाना है, हाँ, ये बयान तो पार्टियों के नेता देते हैं ना। मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे हैं इस बात को कि भाई सब लोग एक हो जाओ। ये राहुल गांधी चाहते हैं सब एक हो जाए। मेरी समझ और मेरा अनुभव तो इतने बड़े नेताओं जितना है नहीं। आपने मेरे से पूछा तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ ना। मैं वो तो आपके अनुभव से पार्टी चलाना चाह रहे थे। नहीं, वो चलाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे अनुभव ने बताया कि शायद मैं इसको न कर पाऊं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैं काम वही लेता हूं जिसमें मेरा यकीन है कि इसको किया जा सकता है, और जो काम मैं लेता हूं उसको बहुत ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूं। मैंने जो काम अभी लिया हुआ है, इस काम को ईमानदारी से, शुद्धता से, पूरी ताकत से, सब कुछ छोड़कर ये करना चाहता हूं, और यही कर रहा हूं। अब 2 अक्टूबर से मुझे, जब से मैं बिहार आया हूं, मैं पिछले साल से, किसी ने मुझे दिल्ली में नहीं देखा होगा, मैं कहीं नहीं बाहर जाता हूं। 2 अक्टूबर से तो मैं कैंप से ही नहीं निकलता। बड़ी बात से आप बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं इस काम में। और इसी में नहीं, मैं इतनी शिद्दत से, जब पीछे भी जो काम करता था मैं इतनी शिद्दत से करता था। बंगाल में जब चुनाव हुआ तो 2 बरस में बंगाल से निकला नहीं हूं। ये आप लोग सिर्फ एक न्यूज में पढ़ते हैं कि प्रशांत किशोर ने उनकी मदद की या उनके साथ जुड़े और वो चुनाव जीत गए, ऐसी बात नहीं। उसके लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। कोई भी काम जब आप करते हैं, हमारे माता पिता ने, हमारे गुरुओं ने एक ही चीज बताया है, सफलता का एक ही मंत्र है कि जिस काम को आप लीजिए उसको ईमानदारी और ताकत से कीजिए, सफलता अपने आप मिलेगी। अब आप जो विकल्प जैसा आप बिहार में देना चाह रहे हैं, ये तो बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, और अभी आप उसको नर्चर कर रहे हैं। अब ये कैसी शक्ल लेता है हम लोग इंतजार कर रहे हैं, देखेंगे इसको। लेकिन जो बाकी देश में हो रहा है वो तो जो पुरानी रिवायत के हिसाब से जैसे चुनाव लड़े जाते हैं वही हो रहा है। वहां ढूंढ मच रही है कि भाई कौन नेता होगा जो मोदी के आदमी को हरा पाएगा। मेरी चिंता नहीं है। अब मैं आपसे केवल डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि आपका अनुभव है इस पर, इसीलिए नहीं, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं कि वो देश में कैसे चुनाव लड़ते हैं। मैं उस पूरे प्रकरण का हिस्सा नहीं हूं, ना मैं बनना चाहता हूं, और मैं फ्रीलांस कमेंटेटर नहीं हूं। मैं टीवी पर आकर उन विषयों पर कमेंट नहीं करने के, मुझे बहुत विषय की जानकारी होगी। अमेरिका में क्या हो रहा है, इजराइल में क्या हो रहा है, उस पर भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं तो नहीं बोल रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप हर वो विषय पर बोलें जो आपके संज्ञान में आए या जिस पर आप कुछ बोल सकते हैं। आप बोलिए उसी चीज पर। मेरा अपना मानना है आपको उसी चीज पर बोलना चाहिए जिस पर आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं आज उस विधा में, उस क्षेत्र में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूं। जो लोग लड़ रहे हैं उनको शुभकामना है, वो प्रयास करें। मेरी समझ ये है कि जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं उनको विचारधारा के आधार पर एक नया कोalition बनाना पड़ेगा, और वो कोalition दलों के और नेताओं से पहले विचारधाराओं का कोalition होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया कि वो 4 विचारधारा कौन है जिनको एक साथ आना पड़ेगा। कैसे आप राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को काउंटर कर सकते हैं और वेलफेयरिज्म को आप कैसे रीडिफाइन कर सकते हैं। जब तक उन 3 चीज़ों की ऑफरिंग को आप बेहतर नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि सफलता मिलना मुश्किल है। ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं कि हर बात पर आपका जवाब देना बिल्कुल लाजमी नहीं है, फिर भी मेरा प्रयास रहेगा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अपोजिशन को, कोई भी सरकार के खिलाफ होता है, एक मजबूत सरकार के खिलाफ, तो उसको एक लीडर की जरूरत है? क्या उस कोलिशन का कोई लीडर होना चाहिए? नहीं, लीडर तो लोग हैं ही ना। नहीं, एक की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यूपीए 2 की सरकार चल रही थी, तब मोदी जी कहाँ लीडर थे? तब तो भाजपा के लोकसभा में भाजपा पार्टी के सबसे बड़े लीडर आडवाणी जी थे, लोकसभा में लीडर सुषमा जी थी, राज्यसभा में लीडर अरुण जेटली जी थे। मोदी जी एक प्रभावशाली बड़े मुख्यमंत्री के तौर पर थे। शिवराज सिंह जी भी इक्वली स्टेचर के उस समय के नजरिए से मुख्यमंत्री थे। रमन सिंह जी भी बड़े मुख्यमंत्रियों में उनकी सूची होती थी। येदियुरप्पा जी थे। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में कोई एक लीडर था तब यूपीए 2 को चुनौती दी गई। चुनौती जब देने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उससे भाजपा ने अपने इंटरनल व्यवस्था से या जिस तरह से भी कहिए, आप एक आदमी उसमें से लीडर इमर्ज होके आया। यही चीज आप देखिए, बीपी सिंह जी ने जब राजीव गांधी की सरकार को चुनौती दी तो ऐसा नहीं हुआ कि पहले बीपी सिंह लीडर बन गए उसके बाद चुनौती दी गई। वो तो सारे लोग साथ में आए और धीरे धीरे उससे बीपी सिंह की लीडरशिप इमर्ज हुई। तो लीडरशिप इमर्ज भी होती है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले आप किसी को अपॉइंट कर दें। ये कोई क्लर्क का पोस्ट तो है नहीं।
तो जब आप विचारधाराओं को, आंदोलनों को, जन संपर्क को, जन अभियान को साथ में लाएंगे तो उससे भी लीडरशिप निकल कर आ सकती है और उसी को लीडर होना चाहिए। क्या आप जैसी पदयात्रा जो है राहुल गांधी ने भी की, आप जैसी नहीं कहूंगा मैं, बहुत फर्क है, लेकिन उन्होंने भी पदयात्रा की, 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आपको लगता है कि वो लीडर के तौर पर उभर रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं? भाई वो तो कांग्रेस के लीडर हैं ही, इसमें उभरने क्या बात है, उनका ही दल है। और वो जो तबका आपने बताया बहुत बड़ा तबका जो बीजेपी को वोट नहीं करता है, उसका लीडर नहीं, वो कांग्रेस के लीडर हैं। बाकी उसके लीडर अगर होते तब तो देश के लीडर हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को 38% वोट मिला है। 62% लोगों ने पिछले चुनाव में भी भाजपा को वोट नहीं दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर उस 62% लोगों ने जो भाजपा के साथ वोट नहीं करना चाहते हैं, वो किसी एक दल या एक लीडर को लीडर मानने को तैयार नहीं है वोटर के नजरिए से। अगर उन 62 का आधे का भी लीडर राहुल गांधी हो जाएं या ममता जी हो जाएं या केसीआर हो जाएं, जो भी हो जाएगा वो देश का लीडर हो जाएगा। आपको लगता है कि इस यात्रा से फायदा हुआ उन्हें? अब ये तो जनता को तय करना है, समय बताएगा। मेरे पास ऐसा कोई बैरोमीटर है नहीं कि मैं जांच के बता दूं, मैंने देखा भी नहीं है ज्यादा, मैं तो अपने काम में व्यस्त हूं। बाकी आप कोई भी जनसंपर्क करते हैं, कोई भी बड़ा प्रयास, मैं भी कहा था, कई लोगों ने कहा कि मैं कोई 24 का प्लान उनको दिया है। मैंने कांग्रेस के रिवाइवल के 10 साल का ही प्लान दिया था, जो ये इसी पर आधारित था कि आप ग्रास रूट से नीचे विचारधारा के आधार पर लोगों को खड़ा कीजिए, पुनर्जीवित कीजिए। और उस कांग्रेस को, उसका पहला लाइन ही यही था, री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस टू टेक इट बैक टू व्हाट इट यूज्ड टू बी अंडर महात्मा गांधी। ये उसका पूरा थीम ही वही। फिर आपने शर्त रखी थी कि गांधी परिवार को बैक सीट लेनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने किसी को बैक सीट और फ्रंट सीट की, मैं यहाँ खुद ही से इसको कर रहा हूं, तो यहाँ कोई बैक सीट और फ्रंट सीट पे नहीं है। मैं उस लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने की बात कर रहा हूं या यहाँ प्रयास कर रहा हूं, जो कि कांग्रेस में कभी स्थापित थी। तो यही बात मैंने उनको भी बताई थी और मैंने उस समय भी कहा था। कई पत्रकारों ने पूछा था कि आपने 24 के लिए क्या प्लान बनाया है, कि भाई मैंने 24 के लिए कोई प्लान दिया ही नहीं था। मैंने अगले 10 साल में कांग्रेस के रिवाइवल का एक लॉन्ग टर्म प्लान दिया था। उसमें स्वाभाविक है कि बीच में सारे जो चुनाव आते उसको देखा जाता, लेकिन वो प्लान ग्रासरूट स्तर से कांग्रेस के रिवाइवल का था। क्या आपकी इस अभियान की तुलना एक जो हमारे पॉलिटिकल स्टार्टअप हुआ आम आदमी पार्टी, उसके साथ की जा सकती है? वो आंदोलन से निकली पार्टी, बिल्कुल नहीं, वो भी आम लोगों के, क्योंकि ये आंदोलन है ही नहीं। मैं रोज कहता हूं, जन सुराज न जन आंदोलन है, ना ये राजनीतिक दल है। ये समाज को जगाने की का एक प्रक्रिया है, बहुत स्लो प्रक्रिया है। आंदोलन और क्रांति में मेरा कोई यकीन नहीं है। आंदोलन और क्रांति जो है, अगर आप मानव सभ्यता के इतिहास को वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को अगर आप एज एन एक्सेप्शन हटा दें तो किसी भी रेवोल्यूशन से मानव सभ्यता में कोई बहुत पॉजिटिव लॉन्ग टर्म चेंज नहीं आया है। आंदोलन और क्रांति जो है ये तेज हथियार के जैसा है। आप किसी बड़े पेड़ को एक तेज हथियार से काट सकते हैं, लेकिन हथियार कितना भी शार्प हो, उससे आप पौधे को पेड़ नहीं बना सकते हैं। जो समाज को बनाने की प्रक्रिया है वो आंदोलनों से नहीं हो सकती। आंदोलन से आप किसी को सत्ता से हटा सकते हैं, आंदोलन से आप किसी को कुर्सी से उतार सकते हैं, किसी को उखाड़ सकते हैं, लेकिन समाज को बनाने की जो प्रक्रिया है वो तो स्लो और सतत प्रक्रिया है। जो हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, समाज को पहले जगाइए, समझाइए और उनको ये एम्पावर कीजिए, उनको ये विश्वास दिलाइए, उनको ये तरीका समझाइए कि आप उनको वोट कैसे करना चाहिए, उनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए किस प्रकार से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी को कैसे समझना चाहिए। ये बात अगर जनता समझ जाएगी तो अपने आप आगे की चीजें सुधर सकती है। क्योंकि आपके जो मैंने सुना आपको यूट्यूब पर कई आपके भाषणों को, तो जब जनता भी आपसे कहती है कि हमारी ये समस्या, भ्रष्टाचार की बहुत लोग बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी इन्हीं चीजों को अपनी कामयाबी बताती है। तो लेकिन बिल्कुल आम आदमी पार्टी से उलट, मैं उनको ये कहता ही नहीं उन्हीं भाषणों में कि मैं इसको ठीक कर दूंगा। मैं तो उल्टा बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर आपको जातिवाद से निपटना है तो आप जातिवाद खुद करना बंद कीजिए। मैं रोज कहता हूं कि अगर आप 500 रुपया लेकर मुखिया को वोट देंगे और फिर आप मुझसे कह रहे हैं कि मुखिया भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये दोनों बात तो सही हो नहीं सकती है। अगर आप पैसे लेकर वोट देंगे तो स्वाभाविक तौर पर जो जीत कराएगा वो चोरी करेगा। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि हम आएंगे और हम एक कानून पास करेंगे जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। हम ये कह रहे हैं कि आप एक प्रशांत किशोर को लाइए या 10 प्रशांत किशोर को लाइए, सुधरने वाला नहीं है। ये सुधरेगा तब जब आप सुधरिएगा, आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिएगा। मैं दूसरे पार्टियों के मुकाबले, दूसरे पार्टी वाले कहते हैं कि आप समाज के लिए वोट कीजिए, राष्ट्र के लिए वोट कीजिए। मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप स्वार्थी बनिए, आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। अगर आप, हर व्यक्ति, हर परिवार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेगा तो अपने आप देश उससे मजबूत होगा। लेकिन 10 साल के अंदर 2 राज्यों में सरकार बनाने अरविंद केजरीवाल की कामयाबी तो मानेंगे आप? अब भाई वो कैसे सरकार बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कामयाबी, जो आदमी जीता हुआ वो कामयाब है। लेकिन हर कामयाब व्यक्ति सही व्यक्ति है ये कहना कोई जरूरी नहीं है।
तो जरूरी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल सही व्यक्ति है। मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नजरिए से बात नहीं कह रहा हूं। सिर्फ चुनाव जीतने से अगर हर व्यक्ति सही है तो देश में बहुत लोग चुनाव जीते हैं। लोग बताते हैं कि वो तो अब प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं, उनको लगता है कि भाई वो आप उनसे पूछिए, मेरी उसकी जानकारी। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि हर जीतने वाला व्यक्ति सही व्यक्ति है, ये जरूरी नहीं है। अंत में मैं आपसे छोटे 4-5 सवाल पूछूंगा, इसका जवाब मेरी गुजारिश होगी हाँ ना में, ना आप ना देना चाहें अवॉइड कर सकते हैं, आप लंबा जवाब देना चाहें दे सकते हैं। आपके हिसाब से क्या नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे आगे चल रहे हैं? अभी तक तो आगे हैं। क्या आप मानते हैं कि वो इस वक्त देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं? भाई आंकड़े सर्वे तो यही बता रहे हैं। एक ऑपोजिशन लीडर जो वाकई गंभीरता से नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है? जो भी इन चार विचारधाराओं को एक साथ ला सके। कोई नाम आपको लगता है कि जो व्यक्ति भी इन चार विचारधारा के फॉलोअर्स को साथ में ला सके वो उनको चुनौती दे सकता है। ममता जी, अरविंद केजरीवाल, मैं फिर आपको कह रहा हूं, जो व्यक्ति भी दलों को नहीं, इन चार विचारधारा के मानने वालों को साथ में ला दे वो चुनौती दे सकता है, और वो चुनौती बड़ी चुनौती दे सकता है। कौन सा ऐसा नेता है जिनके साथ जिसको आप जानते हैं काम किया हो, जिसके शार्पेस्ट पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स हैं? सबकी अपनी अपनी ताकत है। जो नेता वहां पहुंचा है उसकी इंस्टिंक्ट, पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट तो थोड़ी कम या ज्यादा अपने कोई अगर शॉर्टलिस्ट भी करना हो, एक नहीं, ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में उनके साथ काम किया है, तो ये किसी को एक दूसरे से तुलना कर पाना वो मुश्किल है। और सब लोग जो है मतलब पकड़ है। हर आदमी की एक अपना तरीका है। किसी का मास कनेक्ट अच्छा है, कोई बहुत स्पॉन्टेनियस है, कोई बहुत ज्यादा प्रिपेयर करके आता है, कोई बहुत ज्यादा मेथोडिकल। जनता के मुद्दे कौन समझता है सबसे ज्यादा? मतलब उसको उसका कुछ कर पाए ना कर पाए अलग बात है, लेकिन उसको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम है। नहीं समझ तो देखो, आप जो भी जीत कर आ रहा है, जिसको करोड़ों लोग वोट दे रहे हैं, उसको समझ तो होती ही है। मोस्ट वेल मीनिंग पॉलिटिशियन जो आपको अब तक मिला हो, जिसकी नीयत अच्छी हो? बहुत लोग, किसी एक का नाम नहीं ले सकते, और ये जरूरी नहीं है कि वो सब टॉप पर हैं। बहुत वेल मीनिंग लोग हैं। ये जो जनता में समझ है कि हर पॉलिटिशियन चोर है, हर पॉलिटिशियन सिर्फ इस चीज में लगा हुआ है कि वो समाज को कैसे लूटे, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे पॉलिटिशियंस मिड लेवल पे, हायर लेवल पे हैं जो कि समाज की चिंता करते हैं, बड़ी मेहनत भी करते हैं। वो कर पा रहे नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, लेकिन सिस्टम में बहुत अच्छे लोग हैं। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसे आप मानते हो कि उनका कार्यकाल सर्वश्रेष्ठ था? अगर आप मैं होलिस्टिकली मैं समझता हूं कि बिफोर 62 नेहरू जी का जो कार्यकाल रहा है, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो अच्छा कार्यकाल रहा है। 10 बरस नरसिम्हा राव जी और वाजपेयी जी के भी सरकार को आप जोड़ देंगे तो आंकड़ों के हिसाब से भी वो भी 10 साल देश के प्रगति के हिसाब से अच्छे रहे हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 का भी जो काल रहा है वो आंकड़ों के हिसाब से विकास के आंकड़ों के मामले से कहीं गलत बहुत नहीं रहा है। तो आज जहां पर भी हम लोग हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बना है देश। तो टॉप 3 में आप ये 14 से 23 नहीं गिनते हैं? अभी ये तो चल ही रहा है, और आंकड़ों में ये दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी आप जीडीपी का देख लीजिए। मतलब अगर आप सीएजीआर देखना, अगर प्योर एक सिर्फ जीडीपी को भी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ट्रिलियन जो आया कंट्री का आया है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसमें सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 6.57 रहा है। दूसरा जो है वो उससे थोड़ा सा बेहतर रहा है, और तीसरा उससे अभी जो दौर चल रहा है वो कम है। तो मतलब किसी को एक बात जो मनमोहन सिंह जी ने कही, जिसको हम लोग को एज ए लेना चाहिए कमिंग फ्रॉम ए वाइज मैन, कि लेट हिस्ट्री जज। जब चीजें चल रही होती हैं तो हमें आपको जल्दी होती है उसको जज करने की। इनका दौर बीतने दीजिए, उसके बाद हिसाब होगा। उसके बाद इतिहास के पास वो जब फुल पर्सपेक्टिव होता है तब वो उसको सही तरीके से जज कर सकता है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड? अब ये तो मुझे एकदम से ज्ञान नहीं है। नेवर हैड जिसकी आप जो आपको बहुत अपील करते हो, प्रेरित करते हो, लेकिन वो नहीं पहुंचे वहां तक? कोई आइडिया नहीं है मुझे इसका कि कौन हो सकता था। ये तो क्योंकि यूनिवर्स इनफाइनाइट है। ठीक है, ये सवाल पहले पूछ चुका हूं, फिर भी कोशिश करता हूं। बेस्ट पर्सन टू लीड द कंट्री राइट नाउ, इस वक्त कौन नेता देश को लीड करे? जिसको भी जनता चुन दे। लोकतंत्र में जनता मालिक है। मोदी जी से आपकी बात होती है अभी भी? नहीं, मेरी कोई बात नहीं। अमित शाह जी से? मेरी कोई बात नहीं हुई। तो बीजेपी से आप टोटल अलग हैं? नहीं भाई, मैं देखिए किसी नेता से बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने सब छोड़ दिया है, तो किसी नेता से मेरी क्या बातचीत होगी? आप कभी खुद चुनाव लड़ेंगे? कभी लड़ेंगे कि तो अभी जब तक अभी लड़ेंगे जब ये पार्टी बन जाएगी?
अगर ये पार्टी बनेगी और सारे लोग मेरी भूमिका तय करेंगे चुनाव लड़ने की तो लड़ेंगे। और वो कहेंगे मुख्यमंत्री का की उम्मीदवार बन जाइए। नहीं, पहले जब देखिए सीएम के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं कि जो वो पार्टी तय करेगी, पार्टी बनाने वाले तय करेंगे, वो बनेंगे। मैंने आपको ये कहा कि मैं इसका नेता नहीं हूं, तो ये मैं कैसे तय कर सकता हूं कि मैं क्या बनूं? आप वो साथी कहेंगे पार्टी वाले तो लेट देम कम। उस समय भी आप पत्रकार रहेंगे, उस समय पूछ लीजिएगा। आप इनकार नहीं कर रहे हैं, उनको तय करना है, ये लोगों को तय करना है कि मेरी भूमिका क्या है। ठीक है। नीतीश कुमार क्या कभी आपको लगता है दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हैं इस कार्यकाल के बाद? नहीं बनेंगे। बिल्कुल, ये बात तो सर्टेनली आपको लिख के दे सकता हूं। नीतीश कुमार का कार्यकाल, राजनीतिक कार्यकाल बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर खत्म। और प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा जो है, अब जब आप मुख्यमंत्री नहीं है तो प्रधानमंत्री कहां से बनिएगा? जो मैं देख रहा हूं, 1200-1500 गांव में हम लोग पैदल चल के गए हैं पिछले 6 महीनों में। देखिए 14-15 में नीतीश कुमार के लिए मैं जब यहाँ प्रचार करने आया था तो जो लोग वोट उनको नहीं करते थे वो भी उनके लिए सम्मान के शब्द कहते थे। ये वो एरिया है दोनों चंपारण और मुजफ्फरपुर का, जहां पर 14-15 में भाजपा जीती थी। हम लोग नहीं, महागठबंधन नहीं जीत पाया था, चौथे चरण में चुनाव हुआ था और भाजपा पूरे इस रीजन में जीती थी। इन्हीं रीजन में मैं अभी चलकर आ रहा हूँ, इन्हीं रीजन में मैं पिछले 5 महीने से हूँ। यहाँ पर मतलब नीतीश कुमार जी के लिए जो मैं सुन रहा हूँ वो अच्छी बातें नहीं। प्रशांत किशोर जी, मेरे लिए काम बड़ा मुश्किल था। आप एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं, खासकर देश की राजनीति के, राजनीतिक इतिहास के, लेकिन बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद, आपने अपने समय में से हमारे लिए वक्त निकाला और आपकी इस जन स्वराज अभियान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।